नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की बटन जरूर दबाइए ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के उस चक्रव्यूह की, जिस चक्रव्यूह की चर्चा उन्होंने नए संसद भवन में करके बजट अभिभाषण के बाद के अभिभाषण और मानसून सत्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा है और सत्ता पक्ष हतप्रभ हो गया, बैकफुट पर आ गया। आज हम इसको परत दर परत खोलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी, यानी 1952 से 80 तक जनसंघ था, बीच में जनता पार्टी में मर्ज हो गया था। वह जनसंघ जिस धार्मिक मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व को लेकर अपनी सियासत करता रहा है और उसके बाद 1980 से भारतीय जनता पार्टी धर्म की जमीन पर राजनीति करती रही है। आज राहुल गांधी ने उसी के पिच पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरा है और ललकारा है। महाभारत का एक आख्यान लेकर के चक्रव्यूह की रचना जिस तरह से जयद्रथ, कर्ण, शकुनी और 6-7 महारथियों ने किया था, उसकी चर्चा करते हुए और उस चक्रव्यूह को आज की परिस्थितियों में तब्दील करके नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस को घेरते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को ललकारा है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में नहीं आ सके क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल गांधी का तीर जब चलने लगेगा तो उसका सामना करने के पास उनके पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। और इसकी चर्चा भी राहुल गांधी ने किया कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि वे हमारे भाषण के आमने सामने कभी नहीं आएंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं है, वह डर गए हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी आज उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे इस देश के लिए जरूरी हैं, जो आधारभूत मुद्दे हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वह बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वह बेरोजगारों का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को उठा करके राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, तो राहुल गांधी के साथ इस जनता की भागीदारी भी समझ में आती है। और उन्होंने कहा भी कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। इस देश की 90% जनता जो कुछ कहती है, उन्होंने ओबीसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस देश के 90% लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी को यह भी नहीं पता है कि उनकी कितनी संख्या है। और इसे जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। ओबीसी जनगणना की तो बात दूर, जो 10 सालों पर जनगणना होती है उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है 2021 से। 2011 के बाद नरेंद्र राज शुरू होने के पहले 2011 में कांग्रेस ने जिस जनगणना को कराया था उसमें ओबीसी जनगणना भी हुई थी। सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर ओबीसी की जनगणना हुई थी, लेकिन 2014 में जब सरकार बदली और जनगणना के आंकड़े आए तो उस आंकड़े पर नरेंद्र मोदी कुंडली मार करके बैठ गए और उसे छिपा लिया, उसे पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं। तो राहुल गांधी का कहना है कि या तो उसी जनगणना को के आंकड़े को आप पब्लिक डोमेन में लाइए, अखबारों में, टीवी चैनलों में दीजिए
और नहीं तो नई जनगणना कराइए ओबीसी की, और उन्हें उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना किया, और उस चक्रव्यूह जो महाभारत का चक्रव्यूह था, जिसमें जयद्रथ, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि थे, उनकी तुलना आज के 7 महारथियों या यूँ कहें कि 6 महारथियों के बारे में उन्होंने चिन्हित किया और कहा कि यही 6 महारथी ऐसे हैं जिन्होंने आज के चक्रव्यूह की रचना किया है और इस देश को उस चक्रव्यूह में डाल दिया है। जिस चक्रव्यूह की रचना इन्होंने किया है उसमें है मोदी और शाह, अडानी और अंबानी, अजीत डोभाल और एक और है, कोई कौन है, मोहन भागवत। तो मोहन भागवत और आरएसएस को भी शामिल कर लिया उन्होंने आज के चक्रव्यूह में, और इस चक्रव्यूह से भारत को कैसे मुक्ति मिलेगी इसका खाका भी उन्होंने समझाया इस रूप में कि इंडिया गठबंधन में जो 27-28 दल हैं वे शिव की बारात के रूप में, इसे भी उन्होंने एक प्रतीकात्मक लहजे में कहा कि यही शिव की बारात जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी कुनबे के लोग हैं, यही लोग इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। अभिमन्यु नहीं तोड़ सका था चक्रव्यूह महाभारत के, बल्कि उसी में फंस गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। लेकिन आज के चक्रव्यूह में कोई फंसा नहीं है। अगर कोई फंसा है तो नरेंद्र मोदी फंसे हैं, बीजेपी फंसी है, आरएसएस फंसा है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने आज के दमदार भाषण में जिन मुद्दों को उठाया और जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवा गैंग को लपेटा है, उससे राहुल गांधी का कद और ज़्यादा बढ़ गया लगता है। ओम बिरला हतप्रभ हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी कुछ बोलने का प्रयास किए, लेकिन उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। राहुल गांधी ने जब अडानी अंबानी का नाम लेना चाहा तो इस पर ओम बिरला ने और किरण रिजिजू ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा, चलिए हम अडानी अंबानी नहीं बल्कि A1 A2 कहेंगे, ए से अडानी और 2 से अंबानी, A1 A2 कहेंगे। इस पर भी नहीं राजी हुए और उन्होंने कहा कि संसद के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संसद में जो नियम बनाए गए हैं उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो संसद में अडानी अंबानी, मोदी, शाह, अजीत डोभाल और भागवत का नाम नहीं लेना है, उनका यही कहना है। तो संसद किस लिए है? अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह हो जाए और शाह भी तानाशाह हो जाए और ऑपरेशन लोटस से तमाम सरकारों को गिराएं, तमाम मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को खरीद करके अपना संख्या बल बढ़ाएं, तो इसे क्या कहा जाएगा? अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक काम करने वालों का नाम संसद में क्यों नहीं लिया जाएगा? और संसद किस लिए बना है? देश की समस्याओं, 140 करोड़ लोगों की समस्याओं को उठाने में जो लोगों ने समस्याएं पैदा की हैं, क्या उनका नाम नहीं लिया जा सकता है? और ये नियम बना दिया जाए कि मोदी, शाह और अडानी अंबानी, भागवत का नाम नहीं लिया जा सकता है, तो यह सरासर गलत है। और इस गलत नियम को राहुल गांधी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। और इन सभी आज के चक्रव्यूह के महारथियों को नंगा करने के लिए उन्होंने जो अभियान चला रखा है संसद से सड़क तक, हमें लगता है कि उस अभियान को नरेंद्र मोदी और भागवत चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे। और जितना मजबूती के साथ राहुल गांधी अपने बात को उठा रहे हैं, देश की जन समस्याओं को उठा रहे हैं, देश के बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके साथ देश के
140 करोड़ लोगों का साथ भी है और इसका आभास उन्हें हो भी गया है। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और शाह के घमंड को तोड़ने के लिए इस देश के देशवासियों ने उन्हें धराशायी कर दिया है, आधे से अधिक हिस्सा उनका छीन लिया है, जिस पर उन्हें गर्व था। जो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लाई थी वह 240 पर अटक गई और जादुई आंकड़े को भी नहीं छू सकी। बैसाखियों पर चल रही सरकार को एक बड़ा सबक मिल गया है, लेकिन अगर अब भी नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा है और उससे सबक नहीं ले रहे हैं हार से, तो अगले मध्यावधि चुनाव में उन्हें 240 से 40 पर ला करके पटक दिया जाएगा। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और नरेंद्र मोदी को मध्यावधि चुनाव में 40 पर पटक देगी जनता इस देश की, क्योंकि जनता के हितों को नजरअंदाज करके अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, उसे कह तो रहे हैं कि हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन कर क्या रहे हैं कि अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने का काम आज भी कर रहे हैं और इस देश को बेचने का काम आज भी कर रहे हैं। संविधान को ख़त्म करने का काम तो कर ही रहे हैं। इस देश की साझा संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता को भी तार तार करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता और संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इस देश में संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने का इरादा मोहन भागवत का है। और उनका इरादा इतना दृढ़ है कि वह चाहते हैं कि 2025 तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और इसके लिए नरेंद्र मोदी पर दबाव भी डाल रहे हैं। और दबाव डालने के साथ साथ उन्हें अहंकारी, तानाशाह और विपक्ष का दुश्मन भी करार कर रहे हैं। मोहन भागवत तो समझा जा सकता है कि कितनी व्यग्रता और कितनी उग्रता आरएसएस में है हिंदू राष्ट्र के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ संविधान नरेंद्र मोदी के गले का जंजाल बन गया है और इसकी वजह से हार हुई। और अगर नहीं सुधरे तो आगे भी हार होगी, और अब की बार की हार बड़ी हार होगी कि बैसाखियां भी उन्हें सहारा नहीं दे सकती। आज के बजट में राहुल गांधी ने जिस तरह से बजट भाषण को रिपीट करते हुए मानसून सत्र में कहा कि यह बजट तो हलवा परोसने वाला है, और वह हलवा, उस हलवा से 90% लोग वंचित, कुछ ही प्रतिशत लोगों को हलवा खिलाया गया। बजट बनाने वालों में 20 लोग शामिल थे, जिसमें ओबीसी का एक और शेड्यूल कास्ट का एक था। बाकी 18 लोग ऊंची जातियों के सवर्ण थे। राहुल गांधी ने कहा कि जब हलवा परोसा गया बजट के बाद, तो इन्हीं लोगों को हलवा दिया गया जो, और 90% को हलवे से वंचित रखा गया। निर्मला सीतारमण ने बजट के लागू होने के समय हलवा परोस करके खिलाया था लोगों को, तो उसकी फोटो लेकर के राहुल गांधी संसद में आए और जब उन्होंने फोटो को प्रदर्शित करना चाहा तो उनके सामने से कैमरा हटा दिया गया और राहुल गांधी ने चिल्लाया और कहा, देखिए स्पीकर साहब, कैमरा हटा दिया गया। स्पीकर साहब ने कहा, नहीं, कैमरा नहीं हटा है। लेकिन कैमरा हटा हुआ था, राहुल की लाई हुई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही थी, और उस तस्वीर में निर्मला सीतारमण 18 लोगों को हलवा परोस करके खिलाते हुए दिखाई दे रही थी। निर्मला सीतारमण भी, वित्त मंत्री भी संसद में मौजूद थी और वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और जिस तरह से उन्होंने माथे पर हाथ लगाया उसका यही अर्थ है कि उन्हें ताजुब हुआ कि जो उन्होंने हलवा परोसा था बना करके, उसे राहुल गांधी ने सियासत में घसीट करके भारतीय जनता पार्टी को की फजीहत करने के लिए जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है मजबूती के साथ, उससे वह दंग रह गई, लेकिन दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी।
तो आज संसद भवन में जो हुआ उसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से चक्रव्यूह तोड़ने की बात कही और उन्होंने यह भी कहा कि इस चक्रव्यूह में इस बार कोई अभिमन्यु नहीं फंसा है, अगर कोई फंसा है तो वह कमल फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल फंसा हुआ है और कमल को पद्म भी कहा जा सकता है। इस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह को पद्मव्यूह का भी नाम दे दिया और उन्होंने कहा कि इसमें फंसा हुआ है मनरेगा, फंसा हुआ है विकास का कार्य, फंसा हुआ है हरित क्रांति, फंसी हुई है और संविधान फंसा हुआ है, पिछड़ों की जनगणना फंसी हुई है इस चक्रव्यूह में। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, इस पद्मव्यूह को ध्वस्त करने के लिए, पद्मव्यूह को ध्वस्त करने का मतलब नरेंद्र मोदी की सत्ता को ध्वस्त करने की तरफ उनका इशारा था। इसके लिए अब इंडिया गठबंधन और शिव जी की बारात तैयार हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी में नैतिक बल नामक कोई चीज नहीं रह गई है। विकास के लिए एजेंडा नहीं रह गया है, बल्कि विनाश की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जिस तरह से मानसून सत्र में राहुल गांधी ने मोदी, अडानी, अंबानी, अजीत डोभाल, मोहन भागवत को घेरते हुए उन्हें महाभारत का 7 महारथी बताया और उस समय के महारथियों से उनकी तुलना करके अर्जुन के द्वारा उस समय के तोड़े गए चक्रव्यूह की चर्चा किया और आज के चक्रव्यूह को शिव जी की बारात यानी इंडिया गठबंधन किस तरह से तोड़ेगा इसका एक मोटा मोटी प्रारूप भी उन्होंने पेश किया। उनका कहना था कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिल सकी, किसान नाराज हैं, वे भी चक्रव्यूह के घेरे में हैं। मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का अंबार खड़ा कर दिया है, वह भी चक्रव्यूह के घेरे में है। अग्निवीर को उनका हक और अधिकार या उन्हें पेंशन या उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, वह भी चक्रव्यूह के दायरे में है। और बेरोजगार युवा भी इसी चक्रव्यूह के दायरे में है। तो उन्होंने चक्रव्यूह के दायरे में देश की बड़ी समस्याओं को चिन्हित करते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी मीडिया को भी शीशे के पिंजड़े में बंद कर दिया है और उन्हें पिंजड़े से मुक्त कराना है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें पिंजड़े से मुक्त नहीं करेगी, गोदी मीडिया से उन्हें नेशनल मीडिया नहीं बनने देगी, गोदी मीडिया से उन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया नहीं बनने देगी, मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में चिन्हित नहीं होने देगी, तो यह काम इंडिया गठबंधन करेगा। तो लोकतंत्र के सामने उपलब्ध तमाम खतरों को चिन्हित करते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और पूरे आरएसएस को घेरा है, इसका यही संदेश पूरे देश में जा रहा है, या यूं कहें कि पहुंच चुका है कि अब देश के लोगों के कान खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के इरादे सभी को समझ में आ गया है और राहुल गांधी के इरादे को भी अच्छी तरह से देश की जनता समझने लगी है। राहुल गांधी के इरादे को, राहुल गांधी जो कुछ करना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो जमीनी मुद्दे उठा करके उसका समाधान खोज करके इस देश के लोगों की समस्याओं से उन्हें मुक्त करना चाहते हैं, वह बात 2024 के चुनाव तक जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन अब वह आवाज़ पहुंचने लगी है और राहुल गांधी के व्यूअर जितना तेजी से बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के व्यूअर जितना तेजी से घट रहे हैं, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितना बढ़ गई है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितना घट गई है। फिलहाल आज जो कुछ भी संसद में हुआ, गोदी मीडिया अपने ढंग से दिखा रहा है चक्रव्यूह की बात को और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और
उसके प्रवक्ता अपने ढंग से नरेंद्र मोदी के पक्ष में राहुल गांधी के भाषण को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता 10 सालों से झूठ और जुमले सुनते सुनते और बीजेपी के विकास कार्यों और विनाश कार्यों को सुनते सुनते जनता के कान पक गए हैं और अब वह विकास और विनाश का अंतर समझने लगी है। ऐसे में राहुल गांधी का आज का भाषण जितना दमदार है उसे आपको भी सुनना चाहिए, और जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके सोसाइटी समाज में हैं, उनको भी सुनाना चाहिए। और इस देश के 140 करोड़ लोगों तक राहुल गांधी का संदेश पहुंचाना चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए राहुल गांधी कमर कस चुके हैं और उसके लिए जनता का आह्वान कर रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने चक्रव्यूह की रचना किया और उस चक्रव्यूह से इस देश को गर्त में ढकेलने का काम, संविधान को खत्म करने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का मादा इनके अंदर भरा हुआ है, और उसे पूरा करने के लिए आरएसएस जिस तरह से इनके ऊपर दबाव डाल रहा है उसकी ओर संकेत माना जा सकता है राहुल गांधी ने जिस तरह से जिन शब्दों में संसद में घेरा है। हालांकि उन्होंने संविधान का नाम एक ही बार लिया, लेकिन हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई बार इसकी तरफ इशारा किया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कोर एजेंडे को सामने रखा जिसमें हिंदू राष्ट्र की झलक आ रही थी। तो नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह से देश को बचाने के लिए चक्रव्यूह में फंसे बेरोजगार, गरीब, किसान और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के उद्धार के लिए राहुल ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा है और इनकी सत्ता को ललकारा है, उससे यही लगता है कि अब प्रधानमंत्री की सत्ता, प्रधानमंत्री का सिंहासन हिल गया है और किसी भी समय दोनों बैसाखियां काम करना बंद कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो मध्यावधि चुनाव आ जाएंगे और उस मध्यावधि चुनाव में पता चल जाएगा कि राहुल गांधी ने जो अपील किया था 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के संसद में भाषण तक, संसद से सड़क तक, उस बात को जनता ने अंगीकार कर लिया है और नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के असलियत को भी भांप लिया है और भारत की संस्कृति को नष्ट करने, संविधान को नष्ट करने का इरादा भी भांप लिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मध्यावधि चुनाव में बड़ी हार हो सकती है और इंडिया राज आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।